क्लास एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। जब मैं पढ़ाता था तो मुझे लगता था कि अगर 11वीं के छात्र सबसे ज्यादा किसी चीज को टफ मानते हैं तो वो है कैलकुलस। खासतौर पर बायोलॉजी पढ़ने वाले छात्र तो इसको एक मुसीबत ही मानते हैं, और इस गड़बड़ी की वजह से चूंकि वो कैलकुलस की बेसिक्स नहीं समझते हैं, आगे जाकर के पूरी फिजिक्स उनको समझ में नहीं आती। फिजिक्स को एक बर्डन मानते हैं, टीचर्स की कंप्लेन जाती है और इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, और किसी को समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। तो आज की क्लास इसी पर टारगेट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले आज आप सबों को कैलकुलस की बेसिक समझाऊंगा और कैलकुलस की मदद से यहाँ पर किस तरह से हम अपने काम को आसान कर सकते हैं फिजिक्स पढ़ने में, हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग कैलकुलस को एग्जैक्टली कैलकुलस को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कैलकुलस के उस हिस्से को पढ़ रहे हैं जिससे हम फिजिक्स के सवाल को बना सकेंगे। हम लोग कैलकुलस के ग्रामर पर नहीं जाएंगे, किस तरह से लिखना है, किस तरह से उसका जो तरीका है वो उससे मतलब नहीं है। हम लोग सीधे सीधे उन प्रिंसिपल्स को समझेंगे और हमारे सवाल बन जाए, फिजिक्स के सवालों में अप्लाई हो जाए, हम ये समझ जाए कि कब हमें क्या करना है। बस इससे ज्यादा हमारा पर्पस नहीं है। और दूसरी बात है कि जब उनकी डिटेल जानने का मन होगा तो जो आपके मैथमेटिक्स के शिक्षक हैं वो आपको बताएंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो कुल मिला जुला के आइए हम लोग आज कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ें, और आज का जो क्लास है वो आपके आगे के आने वाले 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें, चीजों को ध्यान से सुने, और अगर जरूरत पड़े तो वीडियो को फिर से देखें। तो हम लोगों ने गणित पढ़ी है, आपने भी 10वीं क्लास तक गणित पढ़ी है, हो सकता है ज्यादा तक भी पढ़ी हो। तो उसमें आपने देखा कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है एक्स वाई जेड, मतलब जिनका कुछ वैल्यू होता है। एबीसीडी भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन 5 6 वगैरह वेरिएबल नहीं हो सकते। तो इस तरह के वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट करने वाला जो सेंटेंस है उसको हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 28, 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 3y 3x स्क्वायर माइनस 46। इस तरह का ये जो हम लिख रहे हैं इसमें हम दो वेरिएबल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, और इस बीच में ये इक्वल का साइन है। तो जब इक्वल का साइन है तो ये एक इक्वेशन हो गया, और चूंकि ये वेरिएबल्स के बीच में संबंध बताता है इसलिए हम इस चीज को इक्वेशन कहते हैं। असल में हम इनको अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब है कि वह इक्वेशन जो हमें दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को बताता है, अलजेब्रिक इक्वेशन होगा। लेकिन याद रखें कि जब आप हायर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें वेरिएबल्स ही नहीं, वेरिएबल्स में होने वाले चेंज मायने रखते हैं। उदाहरण, मैं आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है भाई, आप करोड़पति हैं, हो सकता है आप मेहनती हो, आपने बहुत पैसे कमाए, एक व्यू बनता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मैं पहले अरबपति था, तो अब आपका क्या ख्याल है? इसका मतलब है कि जब आप करोड़ रुपया रखते हैं तो पहले आप क्या रखते थे? क्या आप लाख से करोड़ हुए या आप अरब से करोड़ हुए? क्या दोनों में अंतर नहीं है? चीजों के वैल्यू के बजाय चीजों के वैल्यू में होने वाला चेंज भी मायने रखता है। वो चीजें बढ़ रही हैं या वो घट रही हैं, इससे भी संबंध, इससे भी काफी ज्यादा डिटेल्स पता लगते हैं। तो फिजिक्स के अंदर में याद रखें कि हम वेरिएबल्स को ही नहीं, वेरिएबल्स में होने वाले चेंजेस को भी स्टडी करते हैं, और वो चेंज को स्टडी करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि चेंज इन वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं। चेंज इन वेरिएबल्स, जैसे मान लीजिए कि x एक वैल्यू है, कुछ x का वैल्यू है। x जो है मान लीजिए पहले 8 था और फिर बाद में हो गया 17। तो इसको कैसे लिखेंगे कि x का वैल्यू पहले 8 था और बाद में 17 हो गया, अच्छा खासा चेंज हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे x2 माइनस x1, यानी कि 17 माइनस 8 ये चेंज है। आप देख सकते हैं कि जब बड़ा चेंज होता है, 8 से 17 हो गया, तो
उसको हम x2 माइनस x1 से लिख सकते हैं। जैसे टाइम में होने वाला बड़ा चेंज t2 माइनस t1, प्रेशर में होने वाला बड़ा चेंज p2 माइनस p1। अगर थोड़ा छोटा चेंज हो तो उसको डेल्टा x कह सकते हैं, छोटा सा चेंज है ये। तो मान लीजिए कि 8 से 9 हो गया। हालांकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चेंज को छोटा और किस चेंज को बड़ा मानते हैं, लेकिन अगर छोटा चेंज हो तो हम इसको कहते हैं डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब छोटा सा चेंज। आपको डेल्टा के बारे में बताया था ना जब मैंने एरर पढ़ाया था, तो डेल्टा मतलब वेरिएशन, इसलिए डेल्टा x का मतलब x में होने वाला छोटा सा चेंज, डेल्टा y का मतलब y में होने वाला छोटा सा चेंज। अगर बेहद छोटा चेंज हो तो x में बहुत मामूली सा चेंज हो तो हम उसको कहेंगे dx। dx मतलब होता है बेहद छोटा चेंज, बहुत छोटा, इनफिनाइटेसिमल। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं बहुत छोटा चेंज, बहुत छोटा चेंज, बहुत छोटा चेंज, अगर इमेजिन कर लिया ना तो नहीं, अब उससे भी छोटा चाहिए। तो dx का मतलब बहुत छोटा चेंज, dy का मतलब बहुत छोटा चेंज इन स्मॉलेस्ट चेंज इन y। तो कुल मिला जुला के हम देख रहे हैं कि हमारे पास अब हम ये जानते हैं कि हमें x किसको कहते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हम dx किसको कहते हैं। तो इस बात पे ध्यान देंगे हम कि जिन चीजों में चेंज होते हैं उनको पूरी तरह से स्टडी करने के लिए हमें उनके वैल्यू और उनके चेंज दोनों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में पहले बताया था कि जब हम किसी भी इक्वेशन के अंदर चीजों के जो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन है उनको पढ़ते हैं तो हम इनको अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। अगर कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें हम वेरिएबल्स के चेंजेस के बारे में रिलेशन पढ़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा dx बराबर 2dy प्लस 3, ऐसा है, ये xy के बीच का रिलेशन नहीं है, ये dx और dy के बीच का रिलेशन है। आप इसको ठीक से देख लीजिए। y कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 5dx इज इक्वल टू 7dy, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर dx और dy के बीच के संबंध को रिप्रेजेंट करने वाला अगर कोई इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुल मिला जुला के हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन पहले थे और अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हो गया कि आप दो वेरिएबल्स के होने वाले चेंज के बीच के रिलेशन को बताएं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा जो मामला है वो क्या है। हमारा मामला ये है कि कभी कभी हमें आते हैं सवाल x के बारे में, x दिया रहता है, y पूछता है। अरे भाई, तो x दिया हुआ है, y पूछ रहा है, तो आप अलजेब्रिक इक्वेशन यूज कर लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको dx मालूम है, dy पूछ रहा है, तो अगर ऐसा है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। समस्या तब आती है जब आपको अलजेब्रिक इक्वेशन दिया है परंतु सवाल चेंजेस के बारे में। जैसे आपको दिया है ये इक्वेशन और पूछता है कि अगर dx का वैल्यू 7 हो तो dy का वैल्यू क्या होगा, तब इस इक्वेशन को तो यूज ही नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपको ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को देखिए आप dx dy के बीच का रिलेशन है। ये इक्वेशन दिया हुआ और पूछ रहा है कि अगर x का वैल्यू 7 है तो y का वैल्यू क्या है। तो आपने तो डिफरेंशियल इक्वेशन रखा है और क्वेश्चन इधर से आ रहा है, या आपने ये इक्वेशन रखा है, क्वेश्चन इधर से आ रहा है। तो हमें बहुत ही तेजी से खुद को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में और इसको इस इक्वेशन में बदलने की जरूरत पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द नीड। तो इसी बात को एक बेहद आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक को डिफरेंशियल में बदलना है तो उस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। अब कैसे होगा, क्या होगा, बाद में। अगर आपको डिफरेंशियल से अलजेब्रिक में बदलना है तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ये दोनों एक बड़े मैथमेटिक्स के ब्रांच का हिस्सा है और इन दोनों को क्यूमुलेटिव वे में कहते हैं कैलकुलस।
तो कैलकुलस के दो हिस्से हुए, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। इस कैलकुलस के डेवलपमेंट का क्रेडिट हम लोग, ऐसा लगता है कि 18वीं सदी से ही लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था तो इसका क्रेडिट हम लोग न्यूटन को देते हैं और उन्हीं के कंटेम्पोररी थे लीबनिज, उनको देते हैं। दोनों लोगों ने अलग अलग इस मैथमेटिक्स को डेवलप किया था और जब डेवलप हो गया तो फाइनली ये पाया गया कि दोनों का मैथमेटिक्स करीब करीब 90% सेम था। आज न्यूटन का कैलकुलस ज्यादा फेमस है, हालांकि लीबनिज वाला भी करीब करीब वैसे ही रिजल्ट देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बेसिक समझी कि कैलकुलस क्या है, इस इक्वेशन को इसमें बदलना, इससे उसमें बदलना, ये बेसिक फंडा। अब हम लोग आगे बढ़े और इस पार्ट पे आते हैं। हम लोग अभी डिफरेंशियल कैलकुलस पे आते हैं, तो मैं इसको मिटा दूं। तो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, पहली बात हम लोग ये समझ गए कि अगर डिफरेंशियल कैलकुलस को देखते हैं तो इससे एक बात साफ समझ में आती है कि ये अलजेब्रिक इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशंस में बदलता है। लेकिन ऐसे कहना, जो एक 10वीं क्लास पास करके कोई आता है उसको इस तरह से बताएं तो उसको तो समझ में नहीं आएगा कि भाई अलजेब्रिक को डिफरेंशियल को कैसे लिखेगा, क्या करेगा, ये पता नहीं। तो चलिए हम लोग सोचते हैं कि इसमें और इससे जो बदलाव होता है उसका हमारे मैथमेटिक्स में किस तरह से वो सामने होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, कोई भी एक वेरिएबल y मान लीजिए, इसका फॉर्मूला है 2x²। देख लीजिए चीजें डिपेंड करती हैं। या कोई एक प्रेशर का फॉर्मूला है, वो 2x + 5 जैसा कुछ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं x = 3t² - 4t लिखा हुआ है। x जो है t पे डिपेंड करता है, y x पे डिपेंड करता है, p x पे डिपेंड करता है। तो इस चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x। देखिए इसको कहते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि y x पे डिपेंड करता है, लेकिन अब कैसे डिपेंड करता है हम आपको नहीं बताना चाहते। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये भी हो सकता है। अच्छा यहाँ पे क्या मतलब है कि p इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ क्या मतलब है, ये कहता है x इज अ फंक्शन ऑफ t। उसी तरह से अगर y = 4x³ + 7x हो गया तो इसको भी y = fx ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो कुल मिला जुला के हम देखें कि हम लोग जब इस तरह से लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। इसको आप पढ़े चाहे जो मन में आवे पढ़े, लेकिन इसका मतलब समझ लें कि यहाँ पर इस जगह पर x का कोई इक्वेशन है जो कि टाइम पे डिपेंड करता है। x इज डिपेंडिंग ऑन द टाइम, यहाँ पर इसका यही मतलब है। तो अब चलिए इन चीजों को अगर मैं शॉर्ट करके आपसे कहूं कि अगर y जो है fx है, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x है। अब आप सच्चाई समझेंगे, अगर y कुछ है जो x पर डिपेंड करती है, मतलब हो सकता है कि y = 4x² + 3 हो, या y = 3x² - 4x कुछ भी हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। y x पर डिपेंड करती है, तो अगर हम x चेंज करें, इफ वी चेंज x, थोड़ा सा चेंज करें, x में होने वाला चेंज करें, then y will also change। ये तो इतने बड़ा साइंस नहीं है, ये सीधी सी बात है जो हम समझ रहे हैं कि इसमें अगर x को हम चेंज करें तो y में चेंज होगा। अच्छा हम ये भी समझ रहे हैं कि अगर x को बेहद थोड़ा सा चेंज करें, वेरी स्मॉल चेंज करें, मतलब कितना चेंज करें, dx चेंज करें, थोड़ा सा चेंज किया, तो y भी थोड़ा सा ही चेंज करेंगे ना, बहुत ज्यादा तो चेंज नहीं हो जाएगा। dy कहने का मतलब है कि जब y x पर डिपेंड करता है तो देन अगर x थोड़ा सा बदल कर चेंज हो गया थोड़ा सा और इतना हो गया, अब ये क्या है गौर कीजिएगा, x बदल कर हो गया x + dx का मतलब है कि x में मामूली सा चेंज आया। 5 था और बढ़ के हो गया 5.1, तो थोड़ा सा चेंज आया, कितना 5.1, 0.1 चेंज आया। तो अगर x बदल के हो जाए x + dx यानी थोड़ा सा बढ़ जाए, देन y भी हो जाएगा
y will be y plus dy। y में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, x में थोड़ा सा चेंज आएगा तो y में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। कहता है कि ये अगर आपको मालूम है तो आप ये निकाल सकते हैं, किसकी मदद से? डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से। लेकिन अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मालूम है तो अलजेब्रिक इक्वेशन से आप डिफरेंशियल बना सकते हैं और तब डिफरेंशियल से ये काम कर सकते हैं। आप मामले समझ गए? तो हम लोग इसी को देखने जा रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे डेवलप करते हैं। तो ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन है और आपसे पूछ रहा है कि भाई dx है तो dy कितना है, ये बात समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अब समझे इस जगह पे जरा सा कंसंट्रेशन कीजिए कि y अगर x पे डिपेंड हो और x में थोड़ा सा चेंज हो तो y में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। उन चेंजेज के बीच के रिलेशन को खोजना है। अब ध्यान दें कि जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास है अलजेब्रिक इक्वेशन। आप उसका डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना दीजिए और जब आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बना देंगे तो आपको इनके बीच का रिलेशन मिल जाएगा, तो आप फटाक से सवाल को बना सकते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन आपको क्या देता है? इनके बीच का रिलेशन देता है। बहुत सही बात, बहुत ही बढ़िया बात है कि डिफरेंशिएशन आपको इनके बीच का रिलेशन देगा। लेकिन कैसे देगा? याद रखिए कि वो रेशियो देता है, वो असल में dy by dx देता है एटसेट्रा। आपको उनके बीच का रिलेशन नहीं चाहिए था ना, तो रिलेशन इसी फॉर्म में देता है। कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि रसगुल्ला और जिलेबी के प्राइस का रेशियो 5/3 है। अगर रसगुल्ला 200 रुपए किलो है तो जिलेबी कितने रुपए किलो है? तो कोई खास बात तो नहीं है। आपको रेशियो दे दिया, उसमें से एक बता दिया तो दूसरा निकालना तो बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। उसी तरह से डिफरेंशिएशन से हमें इन चेंजेज के बीच का रेशियो मिलता है। जब रेशियो मिल जाता है तो उसमें से एक मालूम रहता है, दूसरा निकाल लेते हैं। बेसिक यही है। अगर आप इसके साथ इजी हो गए हैं तो फर्स्ट क्लास है। अगर आप इजी नहीं हुए हैं फिर से एक बार वीडियो को शुरू कीजिए और फिर से एक बार पढ़िए, मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है। तो कुल मिला जुला के आ गए हम इस रेशियो पर, कि जब आपको ये रेशियो मिलेगा तो इस रेशियो का कुछ नाम होगा भाई। याद रखिए आप dy by dx के कई नाम हैं। असल में होता क्या है कि ये dy by dx नहीं है, ये d by dx of y है। ये y का रूप बदलता है। पहले ही कहा आपको अलजेब्रिक इक्वेशन का रूप बदल के डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो y का रूप बदल देता है d by dx। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन करना। किसका? y का। y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। आप x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि y x पे डिपेंड करता था। y x पे डिपेंड करता है इसलिए हम y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं। y जब डिपेंड ही नहीं करेगा x पे तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके क्या करेंगे? कोई फायदा नहीं। इसलिए इसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कुछ लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन हम लोग अपने वार्तालाप में कह देंगे ऐ y को डिफरेंशिएट करो, y को डिफरेंशिएट करो, y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग यही बोलेंगे। और मन होगा तो dy by dx हम सीधे सीधे बोल देंगे कि dy by dx निकालो। तो कुल मिला के जो कहने कई तरीके हैं। ये dy by dx है, चेंज इन द y बाय चेंज इन द x है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस आपको इसी रूप में चीजें देता है और उसमें से एक आपको पता होता है, आपको दूसरा निकालना है। सामान्यतः यही होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आपका पर्पस है चेंजेज का रेशियो निकालना। आपको dy by dx निकालना पड़ सकता है, dy by dt निकालना पड़ सकता है, dp by dt निकालना पड़ सकता है। जो जिस पर डिपेंड करेगा उसका रेशियो उसी तरह से निकलेगा।
जैसे मान लीजिए कि प्रेशर P डिपेंड करता है 4r² + 3r, r पे डिपेंड करता है, प्रेशर r पे डिपेंड करता है, तो जो डिपेंड करेगा तो dp/dr निकालेंगे इस केस में। dp/dr बताइए वही क्या होगा, और उसमें से dr मालूम रहेगा, dp निकाल लीजिएगा। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। अलजेब्रिक को डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने के लिए हम डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करते हैं। डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से हमें चेंजेज के बीच का रेशियो मिलता है और उस रेशियो को हम लेके आगे बढ़ते हैं। इस रेशियो को हम करते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये सब चीजें। तो मेरे ख्याल से मैं सफल हुआ हूं आपको समझाने में कि कैलकुलस से घबराने की चीज नहीं है, बहुत ही मजबूत मैथमेटिक्स है। अगर आप इस बेसिक को समझ गए तो अब आइए हम लोग सीधे सीधे dy/dx निकालना सीखें। अब जो आपको मैं बता रहा हूं उसमें लॉजिक मत लगाइए, ये मत पूछिए मेरे से कि भाई सर आपने ये क्यों लिखा, ये क्यों वाला जवाब मेरे से मत मांगिए, ये आप बाद में पढ़ लीजिएगा। मेरा पर्पस आपको गणित की डिटेल समझाना नहीं है, वो तो गणित की किताब लिखा हुआ कहां से लाए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि ये लाना कैसे, बाद में जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे अपने मैथमेटिक्स के क्लास में तो वो आपको डिटेल समझाएंगे कि भाई ऐसे आया। हमारा पर्पस है ये सीधा सा निकालना है रेडीमेड एकदम, और उसको यूज कर लेना है। हमें यूजेज पे ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए थोड़ी देर तक अपने दिमाग से क्यों हटा दीजिए, सिर्फ कैसे वो सीखिए, और उसको सीखने के बाद फिर से वापस हम लोग प्रॉब्लम्स पे आएंगे और थोड़ा सा दिमाग आपका ब्रॉड होगा कि भाई क्या ये इससे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला जो है वो है कि भाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है आपका dy/dx है, जो कुछ भी है dy/dt है, dp/dk है, कोई बाई कोई है, ये कैसे निकालें, इस संबंध में कुछ नियम है और उन नियमों को हम लोग पहले लिखेंगे इधर, उनका यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस क्लास के बीतने के बाद, अगर आप डिफरेंशिएशन से काफी होम इन महसूस करते हैं तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो सफल है, और बिना इसको पढ़े आगे नहीं बढ़ सकते। रुका रहेगा आपका सिलेबस तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप इस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को पूरी तरह से नहीं समझ आते, क्योंकि हर जगह पे आपको रुका जाएगा। चलिए हम लोग देखें dy/dx निकालने का तरीका। सबसे पहले द dc, और इसी को मैं कह रहा हूं dc यानी कि डिफरेंशिएशन से वो जो रेशियो मिलता है ना dy/dx, उसी को मैं कह रहा हूं dc, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। हाँ वही तो, कांस्टेंट का तो dc 0 ही होगा ना, कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होता। जब चेंज ही नहीं होता तो कैसे होगा, जैसे d5/dt। अब आप सोचिए कि 5 में कौन सा चेंज आएगा भाई, टाइम में कितना भी चेंज हो उसके चलते 5 में चेंज तो नहीं आ रहा, 5 5 है, 5 तो कभी पूर्ण नहीं होता। तो d5/dt ये हमेशा 0 होगा। कभी भी ऊपर कांस्टेंट हो तो नीचे कुछ भी हो, किसी पे भी डिपेंडेंस हो उसका हो ही नहीं सकता, इसलिए d5/dt 0 होगा। उसी तरह से d5/dx 0 होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमेशा 0 होगा। The dc of a variable with respect to itself हमेशा 1 होगा। हाँ बिल्कुल। तो dx/dx, अरे तो x में चेंज किया तो उसके चलते x में चेंज आया, तो दोनों चेंजेस का रेशियो क्या होगा, तो x में जितना चेंज आया तो x में उतना चेंज आया, तो दोनों का रेशियो 1 ही होगा, इसलिए dx/dx 0 होगा, dy/dy फिर 0 होगा, सॉरी 0 कर रहा हूं मैं, 1 होगा। क्लियर? यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 5y y है, y बराबर है 5x, ध्यान दीजिए अब यहां शुरू हो रहा है, y बराबर 5x है अगर आपके पास, तो जरा सा इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो किसको, y को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो y तो x पे डिपेंड है,
तो चलिए y को डिफरेंशिएट करेंगे जब हम x के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या कहेंगे, dy by dx निकालना। तो dy by dx, y चूंकि x पे डिपेंड है, तो dy by dx निकालेंगे तो 5, और इस x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो गया आपका 5। ठीक से देख लीजिए, 5x को डिफरेंशिएट करना है, तो 5x को डिफरेंशिएट करने का मतलब है आपको ऐसे करना है, y को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि 5x को डिफरेंशिएट करना है, तो 5x में से 5 जो है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो कांस्टेंट है, 5 को बाहर निकाला और x के साथ डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा 5। बेहद आसान है, जैसे कि p बराबर है 2t, तो व्हाट इज dp by dt, dp by dt होगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर रहेगा और t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। पहला सब, तो इस तरह से हम देखते हैं कि the dc of variable with respect to itself is 1। अब आगे बढ़िए और अगले नियम पे जाइए। ध्यान दीजिए, dc of x to the power n, x वेरिएबल है, गौर कीजिएगा x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है, कोई नंबर होगी, इज nx n minus 1 with respect to x चल रहा हूं, nx n minus 1, इसका मतलब जैसे y का वैल्यू अगर x to the power n है, ये इसको डिफरेंशिएट करना, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा dy by dx निकालूंगा मैं, तो n को आगे लाइएगा, फिर x लिखिएगा और उस n को घटा दीजिएगा। क्यों आया इससे मतलब मत रखिए, वो बाद में डिस्कस कीजिएगा। एग्जांपल, y बराबर है x7 plus x क्यूब, तो dy by dx होगा, आसान है, dy by dx होगा 7 आगे x6 plus 3x2। अगर y का वैल्यू है 3t to the power minus 2 plus 5t to the power 2, तो आपका dy by dt होगा कितना बताइए, इस माइनस 2 को आगे लाइए, हो जाएगा -6 t, अब यहां से 1 घटाइए तो -2 -1 होगा -3 प्लस ये 2 को आगे लाइए तो 2 5 10 t और 2 का हो जाएगा 1, तो से 1 घट गया, तो आपका आंसर है dy by dt बराबर -6 by t क्यूब प्लस 10t। इस तरह से हम देखते हैं कि nx n minus 1 वाला जो फार्मूला है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। पावर को आगे लाइए, हाँ, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y का फार्मूला है 5x to the power 3, y x पे डिपेंड है, तो dy by dx क्या होगा, तो dy by dx होगा 3 को आगे लाएंगे 15x और 2 15x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ dy by dt क्या होगा, है dy by dt पूछ रहे हैं आप, लेकिन y तो t पे डिपेंड ही नहीं करता, y जब x पे डिपेंड करेगा तभी ना dy by dx निकलेगा, लेकिन यहाँ y आप पूछ रहे हैं dy by dt, t के चेंज होने से y में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे इस चीज को 0। जब आप श्योर हैं कि y t पे डिपेंड नहीं करता तो dy by dt 0 होगा। y जब चीजें डिपेंड ही नहीं करती हैं तो उनका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमेशा 0 होता है। तो इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाला मैटर करता है, तो हम लोग इस पार्ट को देखें। इसके बाद छोटी-छोटी चीजें हैं, जैसे अब एक दो को रट जाइए, बहुत भारी बात नहीं है ये, जैसे dc ऑफ sin x is cos x, ये सब विद रिस्पेक्ट टू x बता रहा हूं, अब ये नहीं कि t उसमें आ जाएगा, तो dc of sin x is equal to cos x, dc of cos x ये होगा माइनस sin x, और किताब में लिखा हुआ tan x sec स्क्वायर x, इतना ही काफी, बाकी जो रेशियोज है बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना हम लोगों को। तो sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x का डिफरेंशिएशन होगा sin x,
10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। अब आगे बढ़े ना, जैसे कोई आपसे कहेगा कि y बराबर 5 sin x प्लस 7x स्क्वायर, तो आप जरा dy by dx बताइए, तो dy by dx बताएंगे तो 5 और sin x का क्या लिखेंगे cos x प्लस 7x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे 2 7 जा, ये 2 आगे आएगा 14x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, तो 5 cos x प्लस 14x। अच्छा, बाकी के रेशियोज को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। आगे बढ़िए, log x का होता है 1/x, ये इंपॉर्टेंट है। log x का 1/x, जब मैं यहाँ पे log कह रहा हूं तो इसका मतलब बेस e है, उसको कहीं कहीं हम लोग ln कहते हैं। तो फिजिक्स के अंदर लिखा जाता है, बहुत ज्यादा कभी गड़बड़ी पैदा नहीं करता, हालांकि मैथमेटिक्स में तो वो बहुत बड़ा मैटर कर जाएगा। असल में जब e बेस रहता है ना, e एक नंबर है जिसको 2.718 कहते हैं, तो e बेस रहता है तो उसको ln कहते हैं, अन्यथा हम उसको log 10 कहते हैं। log 10 कहेंगे, log जब लिखेंगे तो बेस 10 होता है। तो सॉरी, तो यहां पर जब मैं log लिख रहा हूं तो इसका मतलब असल में बेस e है। फिजिक्स में इस चीज पे तवज्जो नहीं दी जाती है, अगर आप log में लिखेंगे तो टीचर्स नहीं मानेंगे, ln में लिखेंगे सब सही मानेंगे, उनको इससे कोई खास मतलब नहीं रहता, उनको फिजिक्स के नियम देखना होता है। तो ये चलिए यहाँ पे बात हो गई log का। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, एक है e, ये नंबर होती है करीब करीब 2.718, नेपियर्स नंबर इसको कहते हैं। ध्यान दीजिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नेपियर नंबर को गूगल से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। कहां से आई, क्योंकि जो आपका लॉग टेबल है उस लॉग टेबल का पूरा फंडामेंटल इसी के ऊपर बेस्ड है और बहुत डीप कंसेप्ट है। तो अब मैं तो नहीं इसका क्लास अभी ले पाऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर को पढ़ें। तो ई आएगा, वो नेसेसरीली आएगा। ई तब आता है किसी भी इक्वेशन में जब परसेंटेज में चेंज आता है। मतलब है कि मेरे पास अभी 100 रुपए है, पर सेकंड ये रुपए आधे हो रहे हैं, तो 100 रुपया 1 सेकंड बाद 50 हो गया, फिर 1 सेकंड में 50 का आधा यानी कि 25 हो गया, फिर अगले सेकंड में 25 का आधा यानी 12.5 हो गया, फिर 12.5 का आधा करके इस तरह से वो आधा होता चला जा रहा है। या मान लीजिए कि दुगना होता जा रहा है, तो 1 था, 2 था, 4, 8, 16, 32 ऐसा हो रहा है। तो जब फ्रैक्शन में या परसेंटेज में चेंज आता है या कुछ गुना बदलता है तो उस मामले में ई का वैल्यू आता है। तो इस ई पे ध्यान दीजिए कि अगर y का वैल्यू है m e टू द पावर n, m एक नंबर है, n एक नंबर है, तो dy बाई dx होगा e टू द पावर 5x, ऐसा कर सकते हैं। तो e टू द पावर 5x x पे डिपेंड है। ध्यान दीजिए कि 5 को आगे लाइएगा, पूरे 5x को मत ला दीजिएगा, तो 5 को ऊपर आगे ला दीजिए, खाली इस कोएफिशिएंट को आगे लाइएगा। 5 आगे आया, फिर e लिखिए और यहां घटाइएगा मत, ये उतना ही रहेगा। तो x टू द पावर n वाले से हम थोड़ा सा अंतर है, कोएफिशिएंट आया आगे, परंतु वो वहां वाला नहीं घटा दीजिएगा। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो समस्याएं हैं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अभी हालांकि मैंने आपको मना किया है कि आप मुझसे ये न पूछिए कि क्यों का जवाब मैं नहीं देने वाला, हम लोग अपना काम निकालेंगे। चलिए हम लोग ने जो पढ़ा जरा उस पर प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कि y बराबर है 2 tan x प्लस 5 log x प्लस 7 x टू द पावर माइनस 2। जरा इसको डिफरेंशिएट करिए। इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो आया 2 sec स्क्वायर x प्लस 5 बाई x, ये बेस e है, लॉग लिख रहा हूं, उसको ln भी लिख सकता था मैं, तो इसका 1/x होता है, माइनस ये देखिए -2 आगे आएगा तो -7 है, तो क्या बन जाएगा प्लस 14x, और इसमें से 1 घटाना पड़ेगा आपको -3, ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो कुल मिला जुला के हम लोग
डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को हल्के तरीके से करना सीख गए। अब हम लोग इस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस का एक और आगे का हिस्सा सीखेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी भी किताब से देख लीजिए कि भाई ये कुछ सवाल उस पर जो मिल जाए तो उन सवालों को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, डिफरेंशिएशन करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़े और जरा देखें कि प्रोडक्ट रूल क्या है। जैसे y बराबर अगर sin x है तो क्या करेंगे भाई, तो dy by dx आप कितना लिखेंगे, cos x, एकदम सही। उसी तरह से y बराबर अगर 5x स्क्वायर है तो dy by dx कितना लिखेंगे आप, तो भाई हम लिख देंगे 10x, ये भी सही है 10x। लेकिन अगर y बराबर है 5x स्क्वायर sin x तो अब क्या करेंगे आप, तो इस जगह पर आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये दोनों पार्ट मल्टीप्लाई है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो याद रखिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि 10x into cos x, ये बहुत बड़ी गलती है, ये नहीं करना है। मैं लिख के काट रहा हूं, ये नहीं करना। आपको क्या करना है कि जब भी आपको इस तरह की चीज का डिफरेंशिएशन करने को आए तो सबसे पहले इस पहली वाली को लिख लीजिए, लिख लिया, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए cos x प्लस अब के दूसरे वाले को लिख लीजिए, उतार लीजिए और पहले वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। ये आंसर हुआ आपका आंसर हुआ 5x स्क्वायर cos x प्लस 10x sin x। कहने का मतलब है जब डिफरेंशिएशन करना हो प्रोडक्ट रूल के अंदर में तो पहले पार्ट को रख लीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्लस अब के दूसरे पार्ट को रख लीजिए और पहले को डिफरेंशिएट कर लीजिए। मतलब है कि आप दो बार कीजिए, पहले पार्ट को रिजर्व रखिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरे वाले पार्ट को रख लीजिए और तब पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लीजिए। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, y बराबर है 10x log x, कीजिए भाई डिफरेंशिएशन, तो dy by dx आएगा, 10x को उतार लीजिए, log x का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, प्लस log x को उतार लीजिए, 10x का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। आपका आंसर होगा 10 प्लस 10 log x। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोडक्ट रूल को कैसे यूज करना है। प्रोडक्ट में ये दोनों ही से कुछ भी आ सकते हैं, इस पर गौर कीजिएगा। और थोड़ी सी प्रैक्टिस प्लीज उसको अपनी किताब से एक दो सवाल जरूर बना लीजिए, एक दो ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट रूल के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, सीधे सी बात है। इसे y बराबर अगर sin x बाय 5x स्क्वायर हो तब क्या करेंगे, तो गलत हो जाएगा अगर आप इसको cos x बाय 10x लिख दें तो सीधे गलत हो जाएगा, ये कभी मत कीजिएगा। क्वोशिएंट रूल को जब देखा आपने, देख रहे हैं, तो dy by dx होगा। अब यहां देखिए, जब किसी भी बिल्डिंग को गिराना होता है तो हम लोग उसका सबसे पहले जो नींव है वहां से अटैक करते हैं। नींव पर अटैक कीजिए, 5x स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, पकड़ लीजिए इसको, 5x स्क्वायर को लिख लिया, इसमें चेंज मत कीजिएगा, इधर से शुरुआत नहीं करनी है, इसको सीधे सीधे उतार लीजिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, आपकी माइनस का साइन दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसको उतारिए और इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ये तो वही हुआ, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही हुआ। उसमें था कि आप पहले किसी को भी पकड़ सकते थे, यहाँ पहले इस नीचे वाले को भी पकड़ना है और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, माइनस का साइन देना है, फिर ये उल्टा sin x इनटू इसका डिफरेंशिएशन करना है और बाई इस नीचे वाले का होल स्क्वायर करना मत भूलिएगा। आसान है। इसको कैसे लिखा जाना है यहाँ फिजिक्स में, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, आपको आंसर चाहिए सीधे सीधे। हम लोग आगे बढ़ना और एक प्रैक्टिस और करना है। y बराबर मान लीजिए कि 10x स्क्वायर बाय आता है log x, तो हम लोग क्या करेंगे, dy by dx कैसे निकालेंगे, dy by dx आएगा, log x उतार लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो 2 into 10 यानी कि 20x माइनस, अब की बार इसको उतारिए 10x स्क्वायर, log x को डिफरेंशिएशन करिए 1 by x और बाय log x
का स्क्वायर। आसान हो गया। तो हम लोगों ने देखा क्वोशिएंट रूल कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो प्रोडक्ट रूल कैसे बनाते हैं, और जो स्टैंड अलोन होगा कोई एक चीज होगी तो उसमें साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टेन का क्या होगा, वगैरह वगैरह, लॉग वगैरह का क्या होगा, इस तरह से चीजें जो है हम लोगों ने उसको आसान तरीके से देखा। अब एक अंतिम चीज यहाँ पर बची है, उस अंतिम चीज पे बात है। अंतिम चीज है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर y बराबर है 5x स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए ऐसे y बराबर साइन 5x स्क्वायर, ऐसा कुछ, y बराबर साइन x टू द पावर क्यूब, ऐसा कुछ, ये क्या है भाई? तो ध्यान दीजिए y फंक्शन का फंक्शन है। कहने का मतलब, एक और एग्जांपल लीजिए, y बराबर साइन x डॉट लॉग x, y बराबर साइन ऑफ लॉग x, y बराबर लॉग ऑफ साइन x। यहाँ पे गौर कीजिए, चीजें अलग अलग है। ये तो सीधा सीधा दिखा रहा है कि y साइन x और log x का प्रोडक्ट है, मैं उसके बारे में कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट है, y साइन है किसका, log x का, यानी x के ऊपर पहले log लगाया, फिर जो बना उसका साइन लिया। यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन कैसे, x से log x बनाना है, फिर उस log x से तब साइन करना है, तब ये बनेगा। इसलिए जब इस प्रकार फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसे हुए पड़ते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। आप इसको ध्यान दीजिए कि शुरू शुरू में कुछ स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लिकेशन जैसा ट्रीट करने लगते हैं, ध्यान दीजिएगा कि वो मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे देख लीजिए y बराबर log x sin x नहीं है, वो log ऑफ sin x है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 7 का 5 पावर है। मतलब एक तो ये छोटा सा फंक्शन है, इसके बाद जब पावर चढ़ाते हैं तो वो भी एक तरह का फंक्शन है, पावर करना भी एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब है कि हम पहले एक फंक्शन बनाए और तब उस फंक्शन को इस्तेमाल करके दूसरा फंक्शन बनाए। अगर y इस तरह का रूप लिए हुए है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ये अक्सर आते हैं और स्टूडेंट्स इस जगह पर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट है कि आप गौर कीजिए कि फंक्शन ऑफ फंक्शन किसको कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे डिफरेंशिएट करें। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपके पास एक बक्सा है, इस बक्से के बाहर एक और बक्सा है, इसके बाहर एक और बक्सा है, इसके बाहर एक और बक्सा है, और सबसे अंदर के बक्से में यहाँ पे गुलाब का फूल है। मैंने आपसे कहा कि भाई आप इस फूल को लाए, तो फूल को लाइए, तो क्या फूल को ला सकते हैं आप? नहीं। सबसे पहले आपको इस बाहर वाले बक्से को तोड़ना पड़ेगा। तब जब आप बाहर वाले बक्से को तोड़ेंगे तो अंदर वाले बक्से को कुछ नहीं होना चाहिए। अब जब बाहर वाला बक्सा टूटा तो आप अंदर पहुंचेंगे तो आप इस बक्से को तोड़ सकते हैं। जब इस बक्से को तोड़ दिया तो फिर इस बक्से को तोड़िए, जब इस बक्से को तोड़ देंगे तब इस बक्से को तोड़िए, और तब आपको फाइनली गुलाब का फूल मिलेगा। इसलिए आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर बाहरी बक्सा पहले टूटेगा, तब अंदर वाला टूटेगा, तब उसके बाद अंदर वाला टूटेगा, तब सबसे अंदर वाला टूटेगा, और तब गुलाब का फूल निकलेगा। उसी तरह से जब आप फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले बाहरी फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिएगा, अंदर वाले को टच भी मत कीजिएगा, अंदर वाला वैसे ही पड़ा रहेगा। पहले बाहरी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, अंदर वाले को कांस्टेंट रखिएगा, तब जब वो हो जाए तब अंदर वाले को डिफरेंशिएट कीजिएगा, उसके अंदर वाले को छोड़ दीजिएगा। तो कहने का मतलब है एक एक करके बक्से को तोड़ेंगे तब जाके हम लोग सवाल को बनाएंगे। और याद रखिए सबसे पहले बाहरी फंक्शन तोड़ना है। ध्यान दीजिए, इसको देखिए, यहाँ पर साइन फंक्शन है, साइन ऑफ 5x स्क्वायर। यहाँ पर दो फंक्शन दिख रहा है, एक तो 5x स्क्वायर एक फंक्शन है, आप इसके बाद साइन फंक्शन ले आओ, तो बाहरी कौन फंक्शन है? असल में y क्या है? तो असल में y तो भैया साइन है, किसका? 5x स्क्वायर का। 5x स्क्वायर अपने से एक छोटा सा फंक्शन है, तो यहाँ पर बाहरी फंक्शन साइन है और अंदरूनी फंक्शन
एक्स स्क्वायर है। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप साइन को डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा? cos। और जब आप cos करते हैं तो इसको मत टच कर दीजिएगा, वो 5x स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि जब तक आप साइन को नहीं तोड़ते आप इसको नहीं कुछ कर सकते। इधर साइन का हमने cos कर दिया, परंतु अंदर वाले को छोड़ दिया, अंदर वाले को अभी टच नहीं कर सकते, अब वो बक्सा टूटा नहीं, अभी साइन का बक्सा टूट चुका है। अब अंदर गया मैं, तो अंदर मैंने देखा कि अरे भाई अंदर क्या है, तो अंदर एक और फंक्शन है भीतर, 5x स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 10x। ये हो गया। यहाँ पे देखिए, अगर इसको देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है भाई? तो यहाँ पे अंदर का फंक्शन sin x है, लेकिन बाहर का फंक्शन है पावर। बाहर वाला फंक्शन है पावर और अंदर वाला फंक्शन है साइन। तो हम सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को तोड़ेंगे। तो किसी चीज पर कोई पावर हो तो उसको कैसे तोड़ते हैं? तो हमें तो मालूम है पावर आगे आएगा, x टू द पावर n है ना, तो दिस एंड फिर दिस टू द पावर 2। ठीक, देख लीजिए, ये ना आंसर बताया था मैंने आपको x टू द पावर n का, ये x है, इसको पढ़ना नहीं आपको, इसको कहिएगा दिस, दिस टू द पावर 3 है, तो 3 आगे आएगा एंड दिस टू द पावर 3 माइनस 1 होगा। वो हमने लिख दिया क्योंकि हमने आपको मना किया था कि sin x को पढ़िएगा मत भी, क्योंकि sin x अंदर वाले बक्से में है। तो sin x का पावर 3 है, तो पहले पावर फंक्शन को आप तोड़ दीजिए, तो 3 sin x टू पावर टूट गया, आगे बढ़िए। अब अंदर गए तो देखिए क्या, ये तो अंदर में एक और फंक्शन है, उसको क्या लिख देंगे आप? cos x, sin x का cos x, आंसर हो गया अपना, छोड़ देना इसको। यहाँ पे गौर कीजिए, फिर से देखिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन बाहर है, कौन सा भीतर? तो x को इमीडिएटली लॉग लगाया गया है, लेकिन लॉग जब ये हो गया तो ऊपर से साइन लगाया गया है, तो सबसे बाहरी फंक्शन कौन होगा? साइन। तो यहाँ पे dy by dx होगा, पहले आप साइन को तोड़ लीजिए, तो होगा cos किसका? log x का। साइन का cos किया, log x को टच भी नहीं किया, वो भीतर था। अब अंदर जाएंगे और log x को तोड़ेंगे, कितना होगा? 1/x। यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, अब जरा इसको देखते हैं, तो dy by dx होगा, यहाँ पर बाहरी फंक्शन कौन है? देखिए पहले x का साइन लगाया गया है, sin x किया गया है, तो sin x करके तब log किया गया है, इसका तो log बाहरी फंक्शन है, तो log बाहरी फंक्शन है तो log ऑफ समथिंग का क्या होता है? 1 by समथिंग। ध्यान दीजिए, log x का मैंने पढ़ाया था 1 by x, log ऑफ समथिंग का होगा डिफरेंशिएशन 1 by समथिंग, sin x जो भी log के पीछे है, log ऑफ समथिंग बराबर 1 by समथिंग आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, कॉपी देख लीजिए, इनटू log का डिफरेंशियल का आपने कर दिया काम। अब sin x को देखिए, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा cos x, तो dy by dx हो गया इस जगह पे cos x by sin x। अच्छा, एक इसको पकड़ लेते हैं लास्ट में, इसको, तो dy by dx होगा, आप ठीक से देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अंदर में ये है कुछ चीज है, जनरल एक्सप्रेशन है, ये एक फंक्शन है, और उसको फिर 5 पावर दिया गया, तो बाहरी तो यही रहा, लेकिन सबसे पहले इस पावर को ठीक कीजिए, तो 5 3x स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर 4, ठीक से देख लीजिए, दिस टू द पावर 4, अंदर जाइए, इसको तोड़िए, 6x प्लस 7 का होगा 0, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे फंक्शन और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको परवाह कर रहा हूँ, किताब में जाके कुछ सवाल देखिए, कुछ सवाल पढ़िए, और हर तरह के 2-2 सवाल सिर्फ बनाइए डिफरेंशिएशन आपका। और जब डिफरेंशिएशन आपका हो गया तो आगे जो फिजिक्स का कोर्स है उसको पढ़ने में जो परेशानियां आने वाली हैं 99% खत्म हो जाएंगी। 99% आपको फिजिक्स पूरी समझ में आएगी, और 1% जो बचा उसमें से भी आधी वेक्टर से हो जाएगा, तो बाकी जो 0.5% बचा है वो खाली बच जाएगा, नहीं तो आपका पूरा फिजिक्स आपको बेहद आसान लगेगा, फ्लॉलेस लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। और मेरे इस जगह पर YouTube पर आने का पर्पस भी यही है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखें, और जिन लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है उनको आप रेफर करें कि हाँ भाई जाके देखो कि इस जगह पे यहाँ पे इस चीज को बताया जा रहा है। तो अगर मेरे इस वीडियो से, मेरे इस एफर्ट से अगर देश के अंदर कुछ भी कोई भी जेन्युइन स्टूडेंट फिजिक्स को समझ पाते हैं, इसके थ्रू उनको थोड़ी सी भी आसानी होती है, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इसलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।